तो हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था कल कि नील्स बोर ने अपना मॉडल दिया था परमाणु का। और उस परमाणु के मॉडल के आधार पे आगे चलते हुए हम लोगों ने ये देखा था कि परमाणु के नाभिक में दो चीजें रहती हैं। क्या क्या? परमाणु के नाभिक में क्या क्या रहता है, बताओ। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा था कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो नाभिक के बारे में हम लोगों को डिटेल्स में पढ़ना नहीं है, ठीक है। बस इतना ही अभी बताया गया। क्या बता दिया गया कि परमाणु है जो कि फुटबॉल की तरह होता है। उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे और उसकी चारों तरफ कक्षा बनी रहेगी अलग अलग। जो सबसे पास की कक्षा होगी उसका नाम के था। फिर एल था ना। एल था। फिर एम था। ऐसे कर करके आगे बढ़ते जाती है कक्षा। तो इसमें जो सबसे पास की कक्षा थी के, फिर एल, फिर एम, फिर एन, ऐसे ऐसे। इन कक्षाओं को एन से भी सूचित किया था। एन से इसका नंबर कैसे देते थे लोग? 1, 2, 3 और 4। ठीक है। किसी भी दिए गए कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसके लिए क्या सूत्र था? 2n²। इस सूत्र के आधार पे हमको पता चला था कि इसमें 2 रहेंगे, इसमें 8 रहेंगे, इसमें 18 रहेंगे और इसमें 32 रहेंगे। इस प्रकार से हमको चीजें मालूम चली थी। स्क्रीन सेव नहीं किए हैं, लग रहा है ना। नहीं किए हैं। दिखने लगा ना। ठीक है। तो यहाँ पे आ गया है। तो 2n² और ये ऐसा था अपना। जो दूसरा चीज था इसमें, हम लोगों ने ये तो देख लिया कि बाह्यतम बाह्यतम कक्षा में इतने इतने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। लेकिन हमने ये भी देखा कि परमाणु के जो सबसे बाह्यतम कक्ष होते हैं उनमें अधिकतम कितना सिर्फ इलेक्ट्रॉन रह सकता था? 8। ये एक अलग से नियम था कि सबसे बाहरी कक्ष में 8 से ज्यादा नहीं हो सकता है, भले उसमें अधिकतम रहने का कैपेसिटी कुछ भी हो जाए, लेकिन 8 से ज्यादा नहीं रह सकता है। ठीक है। और ये भी हम लोगों ने देखा था कि परमाणु जब भरेगा तो सबसे पहले किस कक्ष में भरेगा? नीचे वाला में, यानी के में। तो अंदर से बाहर भरते जाएगा जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो अब जो एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ से आएगी अपना, हम लोग को ये सीखना है कि कैसे इलेक्ट्रॉन इसमें भरता है। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने लिए कि अब इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे भरते हैं। लेकिन उस चीज से पहले ये जानना पड़ेगा कि अलग अलग तत्वों के परमाणुओं में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब तक से हम लोग ये ना जान लें कि अलग अलग तत्वों के परमाणु में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब तक से हम उनको भरेंगे कैसे, है कि नहीं? तो उनको भरने से पहले हमको तत्वों के बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। ये नियम याद रखना है, जो तीन चार नियम अभी हमने बताया, क्योंकि इन्हीं नियम का प्रयोग करके हम भरने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा तत्व के बारे में जानते हैं कि तत्व आखिर होता क्या है और कैसे रहता है। तो ध्यान देना है। एक परमाणु कितने प्रकार के अपरमाणु कणों से मिलकर बना हुआ है? परमाणु में क्या क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन जो कि ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन जो कि धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन होता है ना। अब देखो, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस। अब द्रव्यमान का बात बताते हैं कि द्रव्यमान किसका किसका ज्यादा होता है। मान लेते हैं कि इसका द्रव्यमान अगर 1000 U हो, इसका द्रव्यमान भी अगर 1000 U हो, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना यू होगा? सिर्फ 1 U होगा। समझ में आ रहा है?
नहीं समझ में आया। ये बोला गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में कितना गुना हल्का है? 1000 गुना। ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन के भार को एक इकाई बोलेंगे, एक ही इसको बोल नहीं सकते हैं हालांकि, अगर इलेक्ट्रॉन के भार को एक इकाई बोलेंगे तो प्रोटॉन का भार कितना इकाई हो जाएगा? 1000। और न्यूट्रॉन का भी कितना हो जाएगा लगभग लगभग? 1000। बात समझ में आया? यानी कि प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन की तुलना में कितना भारी है? 1000 गुना भारी है। यानी कि एक परमाणु के अंदर जो भार है वो किसकी वजह से आ रहा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की न्यूट्रॉन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वजह से भार आ नहीं सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्का हो गया है ना। तो जो हमने यहाँ पे देखा है कि परमाणु में जो उसका भी जो केंद्र होता है नाभिक, उसी में सारा भार रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास वैसा कुछ भार है वो नहीं। बात समझ में आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? बहुत हल्का है। ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रॉन के पास कोई भार नहीं होता है। सब भार किसके पास रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही मिल के क्या बनाते हैं? नाभिक बनाते हैं। यानी कि सारा भार कहाँ पे रहता है? नाभिक में रहता है। बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है भार के मामला में। हाँ, अगर हम आवेश का बात करें, परमाणु अपने आप में क्या होता है? उदासीन कि धनावेशित कि ऋणावेशित? क्या होता है? उदासीन होता है। तो उदासीन कैसे होगा? तो जितना प्रोटॉन रहेगा उतना ही क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन ना। क्योंकि आवेश को जीरो करना है तो प्रोटॉन पे धनावेश है और इलेक्ट्रॉन पे क्या है? ऋणावेश। तो 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन मिला के कितना चार्ज कर देगा कुल आवेश? जीरो। लेकिन वही अगर हम भार का बात करने जाएंगे कि किसी में कितना भार है परमाणु में, तो क्या हमको इलेक्ट्रॉन को गिनना पड़ेगा क्या? नहीं गिनना पड़ेगा, इतना हल्का है। ठीक है। इतना हल्का है इलेक्ट्रॉन कि इलेक्ट्रॉन को भार को काउंट भी नहीं किया जाता है। बात समझ में आया? आमतौर पे इलेक्ट्रॉन के भार को काउंट भी नहीं किया जाता है। क्यों नहीं काउंट किया जाता है? 1 करोड़ के बहुत हल्का है ना उसकी तुलना में। कहाँ वो 1000 है और कहाँ वो एक है कि नहीं? तो 1 केजी और 1000 केजी में बहुत अंतर है ना। तो जो अंतर 1 केजी 1000 केजी में है, वही अंतर इलेक्ट्रॉन के भार और प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के भार में है। तो जब भी परमाणु का द्रव्यमान निकालना होता है तो हम किसका बात करते हैं? सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। और जब परमाणु का आवेश निकालना होगा तो किसका किसका बात करेंगे? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। बात समझ में आया? जब आवेश का बात करना होगा तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे क्योंकि इन पे आवेश है। एक पे जितना आवेश है, जितना प्रोटॉन पे आवेश है उतना ही आवेश किस पर है? एक इलेक्ट्रॉन पर है। तो दोनों का आवेश के मात्रा में बराबर है, लेकिन भार की मात्रा में इलेक्ट्रॉन बहुत बहुत हल्का होता है। अच्छा, अब प्रतीक देखना है। क्या होता है प्रतीक? तो हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है? एच होता है। ठीक है। हाइड्रोजन का प्रतीक एच होता है। तो जो प्रोटॉन की संख्या होती है ना उसको हम लोग परमाणु संख्या बोलते हैं। परमाणु का क्या बोलते हैं? संख्या। किसी तत्व के परमाणु में जो प्रोटॉन की संख्या होती है उसी को कैसी संख्या बोलते हैं? परमाणु संख्या। एक चीज यहाँ बता रहे हैं कैसे सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे रहता है प्रतीक। प्रतीक के ऊपर में क्या रहता है यहाँ पर? द्रव्यमान संख्या। और नीचे में कौन सा संख्या रहता है? परमाणु संख्या। बात समझ में आया? परमाणु संख्या किस चीज से निकल के आ रहा है? प्रोटॉन की संख्या से।
कि किसी परमाणु में जितना प्रोटॉन होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे? परमाणु संख्या। अभी डीजे ये चीज समझ में आएगा डिटेल में, ये जस्ट एक प्रतीक है कि ऐसे हमको लिखना होगा। और द्रव्यमान संख्या किस चीज का संख्या होगा जोड़ के बताओ? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ के, है ना? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे तो कौन सी संख्या बन जाएगी? द्रव्यमान संख्या। ठीक है, बात समझ में आया? अब इस चीज को ध्यान से देखते हैं कि ये चीजें कैसे अप्लाई होगी। एग्जाम्पल के लिए कार्बन लेते हैं, तो हमको हर तत्व का परमाणु संख्या याद करना होता है। कौन सा संख्या? परमाणु संख्या हर तत्व का याद करना होता है। कैसे कैसे याद करना होता है, याद देखते हैं हम लोग। यहाँ पे अपने पास हाइड्रोजन, इसके बाद क्या आता है बोलो? फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर नाइट्रोजन। कार्बन, बोरॉन के बाद कार्बन, 6 पे कार्बन, 7 पे नाइट्रोजन, 8 पे ऑक्सीजन, और 9 पे फ्लोरीन, और तब जाके नियॉन। अगला वाला देखते हैं। फिर सोडियम से शुरू होगा, 11 नंबर। उसके बाद मैग्नीशियम, फिर इसके बाद सिलिकॉन, फिर हाँ, और हम्म क्लोरीन, फिर हाँ, हाँ, बस हो गया ना? 1 2 3 4 7 8 9 10, ठीक है। तो ये हो गया अपना यहाँ पर क्या चीज? 20 गो तत्व है ना? इसी क्रम में इनका परमाणु संख्या होता है। मतलब कि हाइड्रोजन का कितना होगा परमाणु संख्या? एक। हीलियम का कितना होगा? दो। लिथियम का कितना होगा? तीन। बेरिलियम का चार। पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। ये सब हम क्या लिख रहे हैं? परमाणु संख्या। और परमाणु संख्या ही कौन सी संख्या होती है? प्रोटॉन की संख्या। मतलब कि प्रोटॉन का संख्या हमको मालूम चल गया हर तत्व में कितना होगा। और परमाणु को उदासीन रहने के लिए उसमें इलेक्ट्रॉन कितना रखना पड़ेगा? जितना प्रोटॉन रहता है। यानी कि यही किसकी संख्या है? इलेक्ट्रॉन की भी संख्या हो गई। तो एक जो आम परमाणु होता है जो कि उदासीन होता है, उसमें यही प्रोटॉन की संख्या भी होती है और यही किसकी संख्या होती है? इलेक्ट्रॉन की भी संख्या होती है। ठीक है, चाहे इसको प्रोटॉन की संख्या बोल दो, चाहे किसकी संख्या बोल दो, इलेक्ट्रॉन की संख्या बोल दो। अब अंतर किस में आता है? न्यूट्रॉन की संख्या में। किसकी संख्या में? न्यूट्रॉन की संख्या में। न्यूट्रॉन अलग अलग मात्रा में रहता है हर में, किसी में इधर उधर भी थोड़ा बहुत हो सकता है। वैसे जनरली न्यूट्रॉन किसके बराबर होता है आमतौर पे? प्रोटॉन के बराबर ही रहता है, लगभग लगभग। लेकिन कभी कभार एक दो ज्यादा कम भी हो सकता है। तो उस अपवाद को याद रखेंगे। हाइड्रोजन में जैसे कि अलग अलग न्यूट्रॉन हो सकता है, फिक्स नहीं रहता है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन अलग अलग पाया जाता है, ठीक है ना? तो बताएंगे। लेकिन आमतौर पे अभी लिख देते हैं फिलहाल के लिए, हाइड्रोजन में कितना न्यूट्रॉन? एक न्यूट्रॉन। ठीक है, चाहे छोड़ भी देते हैं, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं रखते हैं ये शुरुआत के लिए, जीरो कर देते हैं। ठीक है, कोई न्यूट्रॉन नहीं। क्या चीज? हाँ, इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं, न्यूट्रॉन की संख्या वाला बताएंगे, ठीक है?
हाँ, तो वही परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या कर देंगे, तो वो किसकी संख्या आ जाएगी? न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी, ठीक है। वो चीज होता है। तो उसी चीज को हम यहाँ पे सीधे सीधे या तो द्रव्यमान संख्या लिख दो, या तो कौन सी संख्या लिख देते हैं? न्यूट्रॉन की संख्या लिख देते हैं। बात बराबर ही आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो मान लो कि द्रव्यमान संख्या ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलो सीधे सीधे द्रव्यमान संख्या लिखना शुरू करते हैं। हम लोगों ने याद किया था ना, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? एक होता है ना। हमने याद किया था ना पिछला बारी कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना था अपने पास? एक था। इसको यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं, ठीक है, ये एक था। हीलियम का कितना था? चार। लिथियम का कितना था? हमने याद नहीं किया था, इसका सात होता है। कितना होता है? सात होता है, ठीक है। विश्व का थोड़ा थोड़ा दिमाग पे रखना है, जरूरी नहीं है दिमाग पे रखना, लेकिन फिर भी रखना है दिमाग पे। तो इसका सात होता है लिथियम का। इसके बाद देखो, बेरिलियम का कितना होता है? नौ होता है। बोरॉन का कितना होता है? छह होता है, तो छह पचे 11 हो जाएगा, इसमें न्यूट्रॉन छह हो जाता है। तो एक प्रकार से हम ये कहना चाह रहे हैं, फिलहाल के लिए बस इतना ही, कि द्रव्यमान संख्या तुमको सबका देख लेना है कि कितना कितना होता है, आराम से दिख जाएगा, ठीक है ना। कि कितना कितना होता है, मेन मेन का लिख लेते हैं लोग। द्रव्यमान संख्या हम लोग जो हम लोगों ने याद किया था, जैसे कि कैल्शियम का कितना था? 40। सल्फर का कितना था? 32, है ना। ऑक्सीजन का कितना था? 16, ठीक है। नाइट्रोजन का कितना था? 14। मैग्नीशियम का कितना है? 24। एल्युमिनियम का कितना है? एल्युमिनियम का तो 27 होता है। सोडियम का 23 होगा। एल्युमिनियम का 27। पॉइंट एक का रहता है क्लोरीन का, कितना रहता है? 35.5। समझ में आया? तो क्लोरीन का होता है 35.5। हाँ बोलो। पॉइंट वाला उतना याद कर रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एग्जैक्ट एग्जैक्ट। हाँ वो पता है मेरे को, सारा दिया होगा, लेकिन उतना उतना हम लोग को याद नहीं करना है, ठीक है ना। जस्ट इसी नंबर में डॉट डॉट लगाया होगा ना, कुछ कुछ एक्स्ट्रा। हाँ, तो उसके डॉट के बाद वाला याद करने की जरूरत नहीं है, डॉट के पहले वाला याद रखना है, ठीक है ना। उसके, हाँ, एल्युमिनियम का 26 पॉइंट कुछ दिया होगा, 9 वाइन दिया होगा ऐसा। हाँ, तो इसलिए उसको 27 लिख देते हैं फिर हम। 5 से ज्यादा हो गया, 6 से ज्यादा हो गया, तो उसको क्या लिख देंगे? 27, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अपना हो गया। तो अब हम लोग, जब हमको प्रोटॉन का संख्या मालूम है और टोटल द्रव्यमान मालूम है, तो हम न्यूट्रॉन का संख्या निकाल सकते हैं कि नहीं? घटा के निकाल देंगे न्यूट्रॉन का संख्या। कैसे करेंगे? टोटल द्रव्यमान में से प्रोटॉन का घटा देंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन का बात क्यों नहीं हम लोग कर रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है। इलेक्ट्रॉन इतना हल्का है कि उसका भार का मतलब हम लोगों को नहीं है। बात समझ में आ रही है? सीधे सीधे टोटल भार में से परमाणु संख्या यानी कि प्रोटॉन का भार हटा देंगे, तो जो बचेगा वो किसका भार होगा? न्यूट्रॉन का, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए मान लो कि यहाँ पर हम सोडियम लिखें, तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना है? तो 11, तो यहाँ पे लिखेंगे 11। और उसका द्रव्यमान संख्या कितना है? 23, तो यहाँ पे लिखेंगे 23। तो ये हो गया प्रतीक पूरा किसका? सोडियम का। बात समझ में आया? जो यहाँ पे नंबर लिखे हैं, यही नंबर किस किस के बारे में बताएगा, फिर से यहाँ पे देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। एल्युमिनियम का देखते हैं, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना?
13। और द्रव्यमान संख्या कितना? 27। ठीक है। अब हमको ये देखना है कि जो 13 है, 13 से किस किस चीज के बारे में मालूम चलता है, क्या क्या मालूम चलता है? 13 उसका परमाणु संख्या है। इसको किस चीज से सूचित करते हैं? जेड से। ठीक है। परमाणु संख्या ही किस चीज की संख्या बताती है? प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या यही होती है। और किसकी संख्या होती है यही? इलेक्ट्रॉन की संख्या भी यही होती है। ठीक है। ये किसकी संख्या है? स्क्रीन दिख रहा होगा। एक बार दोबारा ये चालू कर देता हूँ, रुक जाओ। एक बार दोबारा चालू कर देता हूँ। दिखने लगा ना? ठीक है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के ऊपर जो 27 लिखा हुआ है, ये किस चीज की संख्या है? द्रव्यमान संख्या है कि नहीं? इसको हम लोग द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। अब द्रव्यमान में किस किस चीज का भार आता है ये बताओ? प्रोटॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का नहीं रहता है ना? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ लोग, इसमें अगर इस चीज में दिक्कत है तो कुछ। रिकॉर्ड हुआ है, हालांकि फिर भी देख लो 1 मिनट के लिए। ये सब परमाणु प्रतीक है परमाणुओं के, अलग अलग तत्वों के। उनका जो सबसे पहला जो ब्लैक ब्लैक में लिखा गया है, ये परमाणु संख्या होते हैं, जो लाइन से आता है। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2 हम लोग याद करते हैं, लिथियम का 3, ऐसे कर करके। तो ये सब हो गया परमाणु संख्या। जो परमाणु संख्या होता है, परमाणु में 3 चीज होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो जो परमाणु संख्या है वही प्रोटॉन की भी संख्या होती है, और किसकी संख्या होती है? इलेक्ट्रॉन की भी संख्या होती है। जबकि एक होता है द्रव्यमान संख्या, वो किस चीज से मिलकर बनता है? प्रोटॉन का संख्या से और न्यूट्रॉन की संख्या से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का संख्या बहुत हल्का होता है इलेक्ट्रॉन, तो उसका हम लोग बात नहीं करते हैं। तो बात समझ में आ गया ना ये? ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ पे देखना ना। मैग्नीशियम में प्रोटॉन कितना होगा बताओ? 12 होगा। इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 12 होगा। इसके बाद इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा, ये कैसे पता चलेगा? हाँ, तो द्रव्यमान 24 होता है, तो 24 माइनस इसका 12 करेंगे तो 12 ही आ जाएगा ना? या- यानी कि ये न्यूट्रॉन है, तो इसमें सब चीज बराबर बराबर हो गया। अब हम बात करना चाहते हैं, हम लोग को याद होगा तुम लोगों को कि मैग्नीशियम ऐसे रह नहीं पाता था ना 12 12 में। वो आयन बनता था ना, आयन। कैसा आयन बनता था? -2, +2 ना? ये अपना 2 गो निगेटिव छोड़ना चाहता था। और निगेटिव छोड़ने का मतलब किसको छोड़ना है? क्या चीज? इसका देखना ध्यान से। यहाँ पे अपने पास मैग्नीशियम हो गया। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी है? 12। ये हम लोगों को याद करना है, इसमें कुछ नहीं है दिमाग लगाने के लिए, ठीक है। ये लाइन से 20 तत्वों का परमाणु संख्या क्या होगा, ये याद रखना है। ठीक है ना? लाइन से 20 तत्वों का परमाणु संख्या क्या होगा, ये याद रखना है। इसमें कोई इधर उधर का नहीं सोचना है। समझ में आ रही है बात है? क्योंकि इसका कोई उपाय नहीं है। परमाणु संख्या और कौन सी संख्या याद रखनी है? विश्व का द्रव्यमान संख्या।
ठीक है। ये दोनों को याद रखना होगा, तभी जाके चीजें आगे बढ़ेंगी और समझ में आएंगी। अगर ये दोनों याद नहीं रहेगा तो फिर आगे चीजें नहीं समझ में आएंगी। तो इन दोनों को याद रखना है कि परमाणु संख्या कितना होता है किसी तत्व का, और साथ में उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, ठीक है। अब ये ध्यान देना है कि परमाणु संख्या जितना होता है उसी को कौन सी संख्या बोलते हैं? प्रोटॉन की संख्या, और उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या। चूंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन परमाणु संख्या कहीं बराबर है, तो जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, तो जितना प्लस उतना ही माइनस, तो कुल आवेश परमाणु पर क्या हो जाता है फिर? शून्य हो जाता है, इसीलिए परमाणु उदासीन होता है। वहीं जब हम परमाणु का भार निकालने जाएंगे, जब परमाणु का भार निकालने जाएंगे तो हम इलेक्ट्रॉन का भार नहीं लेते हैं, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भार लेते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत हल्का होता है बाकी की तुलना में, है कि नहीं? इसलिए ये होता है। तो जैसे ही हमको पता चल गया ये चीज कि अब मैग्नीशियम पे आ गए, तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 12। और इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 24। ये याद रखना है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है ना। हमने पिछला चैप्टर में भी द्रव्यमान संख्या पढ़ा था मेन मेन का, और अभी हमने एक नया चीज इंट्रोड्यूस किया, उसको क्या बोला हम लोगों ने? परमाणु संख्या। ये परमाणु संख्या, क्योंकि हम लोगों ने धीरे धीरे देखा था कि जो परमाणु है वो तीन तरह की चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो हम लोग के मन में ये विचार आया कि काउंटिंग किया जाए ना, कि कितना कितना रहता है। तो उसी काउंटिंग को यहाँ पर बताया जा रहा है कि कितना कितना रहता है। काउंटिंग का बात हो रही है। तो अब बताओ, इस मैग्नीशियम में परमाणु संख्या 12 हो गया, द्रव्यमान संख्या 24 हो गया, तो इस मैग्नीशियम में प्रोटॉन का संख्या कितना है बताओ? 12। इस मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है? 12। मैग्नीशियम में न्यूट्रॉन का संख्या कितना है? 12। 24 गुना 12 करेंगे 12 आएगा, आएगा ना? लेकिन हम लोगों ने ये देखा था पिछला चैप्टर में ही कि मैग्नीशियम क्या होता है, अस्थाई कि अस्थाई? अस्थाई। जो भी परमाणु होते हैं वे ऐसे ही नहीं पाए जाते हैं, बल्कि अस्थाई होने के लिए क्या करते हैं वे सभी परमाणु? या तो अभिक्रिया करते हैं, और अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? या तो अणु या तो आयन, है ना? तो मैग्नीशियम आयन बनाता है, और आयन बना के क्या बन जाता है बताओ? मैग्नीशियम अस्थाई बन जाता है ना, अभी अस्थाई है। अभी ये अस्थाई है। तो अस्थाई बनने के लिए ये क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा। अभिक्रिया करके अस्थाई बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा ये? अस्थाई। क्योंकि मैग्नीशियम किस रूप में पाया जाता है बताओ? हम लोगों ने देखा था ना इसका संयोजकता, अस्थाई रूप में पाया जाता है। तो फिर वो आमतौर पे किस कैसे पाया जाता था, इसमें कितना प्लस या माइनस रहता था? +2। तो 2 प्लस रहता था, इसका मतलब क्या होता था इसमें? 2 इलेक्ट्रॉन ये दे चुका है, देने के बाद ही 2 प्लस बना है ना इसमें। अगर नहीं दिया रहता, हम लोगों ने उस समय डायरेक्ट पढ़ा था, मैंने बताया था कि बाद में बताएंगे कि ये 2 प्लस कैसे कैसे आ रहा है। अब वो चीज खुलने वाला है, टेंशन नहीं लेना है, पूरा ये चीज समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनना है, नहीं समझ में आएगा पूछना है, एकदम अच्छे से समझ में आएगा। अभी पहली बार बता रहे हैं, हो सकता है कि दिमाग में एक साथ ना बैठे। आगे पीछे चीजें जब रिलेट हो जाएगी ना, तो सब दिखने लगेगा। जैसे डॉल्टन का थ्योरी दिखने लगा था बाद में। तो अभी ये चूंकि एक बार बता रहे हैं, तो हो सकता है कि एक बार में ना बैठे। जब एक बार पूरा कहानी कंप्लीट हो जाएगा तो तुरंत दिखने लगेगा, ठीक है। तो चिंता नहीं करना है, आराम से समझ में आएगा। अब बताओ, इसमें मैग्नीशियम 2 प्लस, भले हमने ये लिख दिया यहाँ पे, इसका परमाणु संख्या कितना होगा? 12 ही रहेगा। क्योंकि परमाणु संख्या किसके संख्या पे डिपेंड करता है? प्रोटॉन की संख्या पर। और प्रोटॉन तो कभी निकलता है नहीं, है कि नहीं? प्रोटॉन तो नाभिक में स्थिर रहता है, तो निकलता है नहीं, तो 12 ही रहेगा। इसका द्रव्यमान कितना रहेगा अभी भी? 24 ही रहेगा। क्यों 24 रहेगा? कम क्यों नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन निकलने के बावजूद? कम होना चाहिए था क्या?
इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन निकल भी गया तो इसको कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। अब हैंड रेज करना है, एक एक जो जो पूछते जाएंगे। इसमें बताना है प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन का संख्या, हैंड रेज बताओ। ये पारुल 12। रिशु बताएगी इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें। और कौन बताएगा इलेक्ट्रॉन? 12 क्यों रहेगा इसमें इलेक्ट्रॉन? 10 होगा ना? 12 - 2 करना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 निकल गया है ना इसमें से। तो इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा इसमें। और न्यूट्रॉन कितना होगा? 12 ही रहेगा। वो तो 24 - 12 करेंगे, न्यूट्रॉन तो वैसे भी नहीं निकलता है। तो प्रोटॉन भी नहीं बदलने वाला है, न्यूट्रॉन भी नहीं बदलने वाला है, बदलने वाला काम सब किसका है केवल? इलेक्ट्रॉन का। जितना प्लस होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होना शुरू हो जाएगा उस पे, उसमें से कम होना है। और किसी पे माइनस आएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होना शुरू हो जाएगा? ज्यादा होना। बात समझ में आ रही है? इसमें कोई डाउट है क्या? हमने ये देखा था पहले भी कि कोई भी जो तत्व पाए जाते हैं प्रकृति में, वे तत्व अस्थाई होते हैं। अपने शुद्धतम रूप में परमाणु अस्थाई होते हैं। तो परमाणु अस्थाई होने के लिए ही क्या करते हैं? या तो अणु बनाते हैं, या तो क्या बनाते हैं? आयन। तो यहाँ पे मैग्नीशियम अस्थाई था, तो अस्थाई बनाने के लिए इसने आयन बना लिया। और आयन बनने के लिए इसने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया अपना, छोड़ दिया। दो ही क्यों छोड़ा, ये अभी देखेंगे लोग। लेकिन ये समझ में आया कि दो छोड़ा तो कितना काउंटिंग कैसे कैसे हो रहा है। बताओ, इसमें कोई डाउट? और एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल देखते हैं तो ये चीजें क्लियर होगी। हाँ बोलो। दो को छोड़ा है तो बोलो। हम्म। कोई डाउट है? समझ में आ गया? प्लस का मतलब ये हुआ कि वो क्या कर रहा है, अपना निगेटिव छोड़ रहा है। हमने पिछला चैप्टर में ही हमने क्या पढ़ा था कि आदान प्रदान किसका होता है, पॉजिटिव का कि निगेटिव का? निगेटिव का। तो अगर कहीं से निगेटिव चला जाएगा, अथवा कहीं पे पॉजिटिव लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या हुआ, वहां से क्या चला गया है? निगेटिव चला गया है, सिंपल सा बात है कि नहीं? क्योंकि पॉजिटिव का तो आदान प्रदान होता नहीं है, प्रोटॉन तो अपना नाभिक में रहता है। तो इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कक्षा में है, उसी का आदान प्रदान होता है। तो कहीं पे प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ होगा, वहां से निगेटिव आया होगा वहां पे कि निगेटिव गया होगा वहां से? गया होगा। तो इसीलिए यहाँ से निगेटिव गया है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या हो गया है यहाँ पे, दो घट गया है। आमतौर पे मैग्नीशियम में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 12। जितना परमाणु द्रव्य संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन रहता है। लेकिन चूंकि मैग्नीशियम 2+ के रूप में रहता है, दो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, दो को निगेटिव छोड़ता है, तो छोड़ने की वजह से ही उस पर क्या आ गया, प्लस आ गया। क्योंकि जैसे ही उसने निगेटिव छोड़ा तो पॉजिटिव बढ़ गया ना, पहले से पॉजिटिव 12 को था। वास्तव में पॉजिटिव बढ़ा नहीं है, पॉजिटिव जितना था उतना ही है कि नहीं? ध्यान दो। अगर नहीं समझ, ऐसे ही क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन पूछेगे लोग तो क्लियर होगा। देखो यहाँ पे भी प्रोटॉन 12 गो है, और इसमें भी प्रोटॉन कै गो है, 12 गो है। लेकिन इसमें अंतर क्या पड़ा, इसमें इलेक्ट्रॉन तो 12 को था, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ कितना हो गया, 10 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि दो को छोड़ दिया ना मैग्नीशियम 2+ में।
दो चला गया है। और जाने की वजह से, किसके जाने की वजह से निगेटिव हुआ है, प्लस हुआ है? निगेटिव के जाने की वजह से, चूंकि इलेक्ट्रॉन गया है इसलिए प्लस हो गया है। अगर गलती से मान लो कि प्रोटॉन जा नहीं सकता है लेकिन चला जाता है, तो इस पे क्या आ जाता है, मैग्नीशियम पे माइनस। हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिर बढ़ जाता ना। यहाँ पे देखो, पहला मैग्नीशियम में क्या है कि 12 गो प्रोटॉन 12 गो इलेक्ट्रॉन, तो कुल मिला के जीरो। इसमें क्या है, 12 गो प्रोटॉन और कई गो इलेक्ट्रॉन, 10 गो। तो 12 में से 10 घटाएंगे ना तो दो आ जाएगा ना, कि सिर्फ वही दो ऊपर में लिखा हुआ है। तो ये चीज एकदम रिलेटेड रिलेटेड है, पूरा एकदम रिलेटेड रिलेटेड है, कोई इधर उधर नहीं है। बात समझ में आया? याद सिर्फ दो चीज रखना है, क्या क्या? परमाणु संख्या और कौन सी संख्या? द्रव्यमान संख्या, उससे काम हो जाएगा। अब बाकी जो चीज है वो समझने के लिए है। अभी हम समझा रहे हैं उन चीजों को धीरे धीरे। और एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल अब की बार लेंगे हम सोडियम का। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होगा? 11 नंबर पे आता है ये। लाइन से याद रखना है। इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 23 होगा। ठीक है। इसका परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। लगभग लगभग दुगना रहता है, किसी का दुगना से एक या दो ज्यादा होता है, ठीक है। यही है। 20 तक में यही होता है। 11 दूनी 22, किसी का 22 दुगना हो जाएगा या एक ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ये याद रखने का तरीका है, तो ऐसे ही याद रखना है इसको, मैं ऐसे ही याद रखता था इसको। तो अब बताओ इसमें प्रोटॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा? 12 होगा। अब बताओ सोडियम कैसे पाया जाता है प्रकृति में, आयन के रूप में इस पे कितना चढ़ता है, प्लस या माइनस? पढ़े थे लोग ना? सोडियम क्लोराइड नमक बनाए थे, खाने वाला। कितना था याद करो, प्लस दो नहीं, +1। ठीक है। तो सोडियम पे +1 होता है। मतलब कि अपना ये कई गो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, पहले बोलते थे, सीधे बोल देते थे कि निगेटिव छूटता है। मैंने ये बोला था। अब हमको पता चलेगा ना कौन सा निगेटिव छूटता है। फिर से देखो, किसी भी परमाणु के आवेशित होने पर, यानी कि धनावेशित या ऋणावेशित होने पर, क्या उसके परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या पर अंतर पड़ता है? नहीं पड़ता है, क्यों? क्योंकि आवेशित होने पर किस चीज का आदान प्रदान होता है? इलेक्ट्रॉन का। आवेशित होने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होना। और इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान में न तो परमाणु संख्या का फर्क पड़ेगा, क्योंकि परमाणु संख्या प्रोटॉन पर डिपेंड करता है, और न ही द्रव्यमान संख्या का फर्क पड़ेगा, क्योंकि द्रव्यमान संख्या में भी सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही रहता है। तो बदलने वाला तो है नहीं, सोडियम प्लस भी लिख दिए, आयन धनावेशित आयन, तब भी ये 11 और 23 ही रहेगा, रहेगा ना? तो ये याद रखना है कि कोई पूछ देगा कि सोडियम प्लस पे बताइए कितना परमाणु संख्या होगा, कितना प्रोटॉन होगा, तो चिंता करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्योंकि सीधे वही जो नॉर्मल है वही इसका भी होगा, होगा ना? अब इसमें बताना शुरू करो, प्रोटॉन कितना? 11। इलेक्ट्रॉन कितना? कैसे 11? इलेक्ट्रॉन 10 ना। 11 में से एक चला गया नहीं इसका, तो अभी तो प्लस हुआ है एक। और न्यूट्रॉन कितना? फिर से 12 ही रहेगा, इस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। हमने पहले ही बोला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए तो किसमें फर्क नहीं पड़ रहा है, द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या में, है ना? बोलो, ये चीजें दिखाई दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं? हाँ, ये इसको ये नहीं कि आंख के मन में ऐसा चीजें ये सब स्पष्ट होता है तो दिखाई देना शुरू होता है कि कैसे कैसे इन परमाणु के अंदर में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का काउंटिंग हो रहा है। तो हमको ये काउंटिंग बहुत अच्छे से आना चाहिए।
समझ में आ रहा है? और भी एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब की बार निगेटिव का एग्जाम्पल लेते हैं। दो निगेटिव का एग्जाम्पल लेते हैं। सोडियम के साथ किसका चक्कर चला था पिछला बारी? क्लोरीन का। तो क्या बन गया था? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को ही क्या बोलते हैं लोग? नमक। क्यों इस मतलब कि दोनों में संबंध क्यों बन पाया था सोडियम और क्लोरीन में? हाँ, एक सोडियम अपना एक देना चाहता था तो वो भी बोलता था कि ठीक है, हमको भी सिर्फ एक ही चाहिए। इसीलिए बना था ना। तो यहाँ पे क्लोरीन ले लेते हैं। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होगा? 17 होगा। होगा ना? इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 17 दूनी 34 भी होता है, 35.5 भी होता है ना। इसमें थोड़ा सा समस्या रहता है क्लोरीन में, ठीक है। 35 ले लेते हैं, ठीक है। 35 ले लेते हैं। हाँ, इसका 35 रहेगा। अब बताओ इसमें प्रोटॉन कितना है? धनात्मक 17। इलेक्ट्रॉन कितना? इलेक्ट्रॉन 18 कैसे? जितना जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, तभी तो न्यूट्रल रहेगा ना। न्यूट्रॉन कितना? 18। ठीक है। अब हमको पता है कि क्लोरीन भूखा होता है किस चीज के लिए? एक निगेटिव लेने के लिए, है कि नहीं? तो इसको एक निगेटिव देंगे तो एक निगेटिव लेगा तो क्लोरीन माइनस बन जाएगा, बन जाएगा। क्या एक निगेटिव लेने से इसका परमाणु संख्या बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। फिर से 17 ही रहेगा। क्या इसका परमाणु द्रव्यमान बदल जाएगा चूंकि इस पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया है तो? नहीं बदलेगा, फिर से 35 रहेगा। अब बताओ इसमें प्रोटॉन कितना? 17। इलेक्ट्रॉन कितना? 18। 17 + 1, चूंकि निगेटिव इसने ले लिया है। 18 इलेक्ट्रॉन, है ना? न्यूट्रॉन कितना? 18। परमाणु द्रव्यमान इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ये 18 ही रहेगा। तो ये देखिए यहाँ पे कैसे ये बढ़ गया इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या। इसीलिए तो ये निगेटिव हो गया है, क्योंकि पॉजिटिव इसमें कम है और निगेटिव ज्यादा है। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कहें जो पिछला बार पढ़ रहे थे, मतलब कि कुलरीन ने कर्जा ले लिया है कि नहीं? बैंक में जितना पैसा नहीं उससे ज्यादा इसने कर्जा ले लिया है। बैंक में इसके पास 17 रुपया ही था और कर्जा इसने कितना का ले लिया? 1 रुपये का एक्स्ट्रा ले लिया, मतलब कि कुल बाहर में कर्जा ले लिया है 18 का। बैंक में 17 था, बाहर से कर्जा ले लिया 18 का। तो इसके पास कुल कितना रुपया बचा है? 1 रुपया कर्जा में है कुल मिला के, है कि नहीं? कोई 17 रुपया बैंक में रखा है और 18 रुपया का कर्जा ले रखा है निगेटिव के रूप में। निगेटिव का मतलब क्या होता है? कर्जा लेना ना। बोलो। वैसे तुलना करेंगे तो तुलना नहीं करने आ रहा है क्या? 17 रुपया, 17 रुपया किसी ने बैंक में रखा हुआ है और बाहर में उसने 18 रुपया का किसी किसी से कर्जा ले रखा है। तो उसके पास कुल कितना रुपया होगा वास्तव में? -1 है कि नहीं? कुल मिला के अगर देखेंगे उसके पास तो, है कि नहीं बताओ? है ना? यहाँ पे क्या था? यहाँ पे और इस तरफ देखें तो उसके पास 17 को बैंक में भी था। प्रोटॉन बैंक में रहता है, मतलब नाभिक में रहता है। और बाहर भी उसने कर्जा कितना का ले रखा था? 17 का ही ले रखा था। इसीलिए उसके पास कुल कितना था? जीरो आवेश था। न उसके पास कुछ था, न कुछ लेना था, न देना था। अब इसने एक कर्जा ले लिया है, इसलिए बेचारा माइनस हो गया, है ना? यही ना बता रहे थे हम पिछला बार, यही सब चीज बता रहे थे। तो तुलना करते आना चाहिए। तुलना कर, क्योंकि हम इसको पढ़ रहे हैं तो हमको सामने तो दिख नहीं रहा है। तो सामने की दुनिया में तू कल्पना करके उस दुनिया के बारे में समझते हैं जो दुनिया आंखों से दिखाई नहीं देती है। समझ में आ रहा है? क्योंकि जो दिखाई दे रहा है उसको हम लोग समझ सकते हैं थोड़ा सा।
और जो दिखाई नहीं दे रहा है उसको हम समझ नहीं सकते हैं, तो सामने वाला से कंपैरिजन करके उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन भूल से भी ये नहीं करना होता है कि जो सामने दिखाई दे रहा है वही कहाँ का चीज है, जो दिखाई नहीं दे रहा है ना। मदद लेते हैं, लेकिन ये नहीं बोल देंगे कि वही जिसका मदद ले रहे हैं वही वो हो गया है कि नहीं। बात समझ में आया। तो हम लोग कर्जा के रूप में इसका मदद लेने के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि वहां भी ऐसे ही कर्जा वर्जा चलते रहता है। ठीक है कि वहां पे भी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान ही चल रहा है, पॉजिटिव निगेटिव के रूप में देख सकते हैं। अभी तक कोई अपना दिक्कत नहीं है, समझ में आया ना। एक और एग्जांपल देखते हैं ऑक्सीजन का। हाँ बोलो। हम्म। हाँ तो क्यों हो रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है। तो समझना है ना इस चीज को। प्लस का मतलब ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चला गया है तभी तो प्लस आया है ना किसी पर। क्योंकि आने जाने का काम कौन करता है, प्लस की माइनस। माइनस। तो इस पे प्लस आया ही कैसे, क्योंकि इसमें से एक वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, घट गया, चला गया। इसीलिए यहाँ पे माइनस किए हैं। तो जब एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो प्रतीक में प्लस आ जाता है, क्योंकि उसमें बढ़ गया है कि नहीं प्रोटॉन। पहले के प्रोटॉन अब ज्यादा दिखने लगेगा इलेक्ट्रॉन की तुलना में, क्योंकि वो चला गया है कि नहीं बताओ। इसका हम लोग कैसे इसको पढ़ते थे, लोग ऐसे पढ़ते थे कि पहले जैसे कि सोडियम का ध्यान से देखो, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है, दोबारा मैंने पढ़ाया था पहले भी। कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे जो सोडियम है, इस सोडियम में 11 प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है। तो कुल मिला के इसके पास कितना आवेश है, शून्य। क्योंकि इसके पास बैंक में जितना रुपया है उतना ही का इसने क्या ले रखा है, कर्जा, है ना। इसीलिए ये बराबर बराबर है और जीरो है। अब बेचारे ने क्या किया कि इसने कहीं से मेहनत करके अपना कर्जा क्या कर दिया, थोड़ा सा चुका दिया। तो कर्जा चुकाने का मतलब क्या होता है, निगेटिव का कम होना, यही होता है ना। तो इसीलिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया, क्योंकि कर्जा को चुकाया गया है। मेहनत किया है सोडियम ने अपना मेहनत करके कर्जा चुकाया है। एक इसका निगेटिव कम हुआ, मतलब कि इसके पास से एक निगेटिव क्या हो गया, चला गया। तो अब चला गया तो क्या बचेगा इसके पास, ऐसा कंडीशन बनेगा ना। प्रोटॉन तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये बदलता नहीं है। लेकिन एक चला गया है तो ऐसा कंडीशन बनेगा ना, 11 में से एक घट गया तो 10 हो जाएगा। इधर से भी देख सकते हैं। और उसी चीज को यहाँ भी लिखा हुआ है कि चूंकि एक चला गया है तो एक बढ़ गया है, तो एक प्लस इस पे आ जाएगा। क्यों आने लगा एक प्लस, क्योंकि अभी भी बैंक में तो 11 ही है और इसने मेहनत करके एक अपना निगेटिव उतार दिया है। तो निगेटिव सिर्फ कितना बचा है इसके पास, 10। तो अब ये एक प्लस में आ गया, तो यही यहाँ पे दिखा रहा है कि एक प्लस है। बात समझ में आया। और वही कोलिन में क्या हो रहा था, कोलिन में इसने एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, लिया है। मतलब इसको और जरूरत पड़ गया है, इसने प्लस कर लिया एक इलेक्ट्रॉन का अपने ऊपर। इसीलिए पहले जीरो जीरो था तो अब क्या हो गया इसमें, माइनस हो गया। तो जब प्रतीक में माइनस होता है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही बढ़ता घटता है ना। तो माइनस हुआ है मतलब कि इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। और अगर प्लस हुआ है तो इसका मतलब उसमें से जरूर कौन निकल गया होगा, इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा। इसलिए माइनस करके उसको घटा देते हैं। समझ में आ गया। तो कारण को अच्छे से समझना है कि यही कारण है कि क्यों घट रहा है क्यों बढ़ रहा है, रटना नहीं है सिर्फ, समझना भी है। हाँ भाई उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है, निगेटिव जा रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो जब निगेटिव आएगा तो निगेटिव बढ़ाना पड़ेगा ना, और निगेटिव बढ़ाने का मतलब किसको बढ़ाना, प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को बढ़ाना। तो इसीलिए क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है। पहले आमतौर पे 17 रहता था, लेकिन चूंकि एक निगेटिव आ गया है तो अब 18 हो गया है कि नहीं। ऊपर में एक चला गया था तो प्लस आ गया है। और क्यों एक ही आ रहा है, क्यों एक ही जा रहा है, इसके पीछे भी कारण है, ये भी पढ़ाएंगे कि क्यों एक ही आ रहा है, क्यों कभी दो आ रहा है, क्यों कभी
3 आता है, 3 जाता है। इसके पीछे भी कारण है, उस कारण को भी देखेंगे। लेकिन अभी ये समझना है कि आने जाने से फर्क क्या पड़ रहा है। समझ में आ रहा है कैसे कैसे संख्या बदल रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु संख्या? इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16। ऑक्साइड बनता है तो ऑक्सीजन पे कितना माइनस आ जाता है या प्लस? 2 माइनस आ जाता है, सही बात। तो अब यहाँ पे इसका परमाणु संख्या कितना रहेगा? 8 ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। क्योंकि प्लस थोड़ी बदलता है। माइनस होने से सिर्फ इलेक्ट्रॉन घटता है या बढ़ता है। प्रोटॉन तो घटता बढ़ता है नहीं, और प्रोटॉन ही परमाणु संख्या होता है। द्रव्यमान संख्या कितना होगा? 16, वो भी नहीं बदलेगा। अब बताओ इसमें प्रोटॉन का संख्या कितना होगा यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन की कितना होगा? न्यूट्रॉन कितना होगा? कैसे? 8 ही होगा ना। इसमें बताओ प्रोटॉन कितना होगा? 8। इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 10। क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन का ले लिया है किसी से, है कि नहीं? हाँ, चूंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, हाँ, तो इसलिए इसमें क्या हो गया, 2 का प्लस करना पड़ गया इलेक्ट्रॉन का। क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन गया है, माइनस बन गया है। तो यहाँ प्लस हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन का। और आने जाने का काम इलेक्ट्रॉन ही करता है। तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया यहाँ पे? 10। न्यूट्रॉन कितना होगा? 8 ही रहेगा, उस पर तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। न्यूट्रॉन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। कम ज्यादा होने का काम किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। बात समझ में आया? तो ये होता है जी। इसके बेसिस पे कोई डाउट है तो बताओ लोग, नहीं तो इसके आधार पे। और इसको याद रखना है। और मे भी कल भी चांस है, जहाँ बहुत अधिक चांस है कि कल भी क्लास लगेगा, बुधवार है फिर भी लगेगा। ठीक है ना? अभी के लिए तो ये इतना ही रहेगा अपना।